फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उन 5 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कवर करूंगा जो कि सेक्शन 10 में नहीं है लेकिन दूसरे सेक्शंस में हैं, और उनको हम 5 जो एसेंशियल्स हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर कोई ऐसा केस लॉ है जो पास्ट में ज्यूरिस्डिक्शन ने कोर्ट में, दो पार्टीज कोर्ट में गए हैं और वो जो फैसला है इन इसेंशियल्स के कारण से वो फैसला एक पर्टिकुलर पार्टी के हक में गया है, तो मैं वो नाम भी और वो केस भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। एग्जाम में अगर इसेंशियल्स के बारे में क्वेश्चन आता है और आप इसेंशियल्स के बारे में समझते हैं और उसके बारे में लिखते हैं, बहुत अच्छा है। पर अगर आप जो केस लॉ है उसे अगर आप मेंशन कर दें तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, राइट। तो इसलिए हम लोग जो 5 एसेंशियल्स है उसको एक तरीके से कवर करेंगे, उसका नाम, उसका मीनिंग विथ एग्जाम्पल, और अगर कोई केस लॉ है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उस केस में क्या एग्जैक्टली हुआ था वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो 5 एसेंशियल्स में जो पहला एसेंशियल है वो है टू पार्टीज। आप याद रखेंगे तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। पहला जो एसेंशियल है टू पार्टीज का, इसका कहना यह है कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, राइट। वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर। ये बहुत जरूरी है। अगर दो पार्टीज नहीं है, अपने आप से कोई कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब टू पार्टीज में ऐसा नहीं है कि दोनों इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं, एंटिटीज हो सकते हैं। टू पार्टीज में आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, दूसरा कंपनी हो सकता है, दूसरा बैंक हो सकता है, दूसरा एक यूनिवर्सिटी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है। दो यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, दो कंपनीज हो सकते हैं, दो कॉलेजेस हो सकते हैं, दो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। बस इतनी बात की जरूरत है कि दोनों का जो आइडेंटिटी है, दोनों पार्टी का, या इंडिविजुअल है या वो एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का आइडेंटिटी जो है वो होना चाहिए। आपके पास सरकार के द्वारा दिया गया हुआ एक आइडेंटिटी होनी चाहिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास या इंडिविजुअल के पास सरकार के, गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ एक आइडेंटिटी होना चाहिए, ताकि उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन है, क्या पार्टी। आइडेंटिटी जरूरी है, ठीक है, राइट। सो वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपने अपने आप से ही प्रॉमिस किया कि मैं सुबह जाऊंगा जॉब करने के लिए, और आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा और आप केस फाइल करने के लिए पहुंच गए कोर्ट में कि मैं अपने आप को ही केस करना चाहता हूं बिकॉज मैंने अपने आप से प्रॉमिस तोड़ा है। अब तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली लोग आपको पागल ही समझेंगे, वो अलग बात है। पर एज द एसेंशियल्स दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू आर द सेम पार्टी। ओके, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन पार्टीज मेकिंग द प्रपोजल, गिविंग द ऑफर, एंड द अदर पार्टीज एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, एक्सेप्टिंग द ऑफर। इसमें जो है एक फेमस केस लॉ है जो आप अगर याद रखेंगे तो इस पर्टिकुलर चीज को आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। वो जो केस लॉ है वो है गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात मतलब गुजरात गवर्नमेंट, और एक कंपनी थी रमनलाल एस एंड कंपनी। ये थे गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी का ये केस लॉ है, राइट। यहां पे मैं नेम दे रहा हूं एसेंशियल का, जरूरत पड़ेगा अगर है ऐसा कोई केस तो मैं यहां पे केस लॉ का नेम दे रहा हूं। ओके, अगर हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो
कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं। गुजरात एंड रमनलाल एस.एन. को के केस में क्या हुआ था कि रमनलाल एस.एन. को बहुत सालों से चल रहा था और काफी असेट्स थे उस कंपनी में, और उसमें 2 प्रोमोटर्स थे उसके। अब कुछ ऐसा हुआ कि दोनों प्रोमोटर के बीच में कुछ लड़ाई हो गई, अनबन हो गया, और वो दोनों साथ में काम करना नहीं चाहते थे। बट रमनलाल एस.एन. को जो है और जो पार्टनर है वो एक ही एंटिटी है। अब रमनलाल एस.एन. को 2 भाग में उन्होंने, दोनों पार्टनर्स ने अपना अपना जो है हिस्सा कर लिया। अब जब 2 भाग में हिस्सा कर लिया उन्होंने अपने आप को, तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब ये जो है टैक्स में लगाना चाहता हूं आपके ऊपर, और ये आपकी कमाई है और ये आपकी कमाई है। ये गुजरात गवर्नमेंट ने, जो टैक्स ऑफिशियल है, उन्होंने ऐसा कोशिश किया और वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जो फैसला है वो रमनलाल एस.एन. को के फेवर में आया। द कोर्ट हेल्ड दैट these are not 2 parties, these are the same party, Ramanlal S.N. Co. So there is no question of sale and there is no question of purchase, because organization wise they were only one party only. So there was no external agreement or external contract. So one cannot contract with himself, and therefore the judgment went into the favor of रमनलाल एस.एन. को। सो केस लॉ है, नाम है गुजरात वर्सेस रमनलाल एस.एन. को। दूसरा जो एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टीज हो गया। दूसरा एसेंशियल जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं चाहूंगा कि आप लीगल ऑब्लिगेशन जो है इसको समझें। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और मान लिया जाए कि अभी के लिए मान लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और आपने किसी को अपना फोन सेल करना है, आपने फोन सेल किया और उसने आपको 5,000 रुपीज पे करना था, उसने 5,000 रुपीज नहीं पे किया, लेट अस से। ओके, तो लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब सिर्फ ये है कि यहां पे ऑब्लिगेशन और राइट्स एस्टैब्लिश होते हैं 2 पार्टीज के बीच में। अगर उसने आपको पैसा दे दिया है तो आपका अब ऑब्लिगेशन है कि आप उस अग्रीमेंट को मानिए और उसको अपना फोन दीजिए, और उनका राइट्स है कि वो आपसे फोन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर उस फ्रेंड के बारे में हम बात करें, तो अगर आपने फोन दे दिया है तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको वो 5,000 रुपीज दें। लीगल ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर कि आपको 5,000 रुपीज दें। आपका राइट्स है कि आप उससे 5,000 रुपीज लें अगर आपने फोन दिया। तो लीगल ऑब्लिगेशन, सो एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। यही चीज जो है समझने की जरूरत है कि जब हम बातें करते हैं, जब आपने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई सुबह आ जाइए, मैं आपके साथ जाऊंगा जॉब करने के लिए, आप पहुंचे नहीं और वो पहुंच गया, गुस्सा गया, कोर्ट पहुंचा, लेकिन वो आपने क्या इंटेंशन था, क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन का आप जब बात कर रहे थे तो नहीं था। सो इसलिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। अब इसमें जो है ये समझिए कि सोशल एग्रीमेंट्स अगर ऐसे हैं जो कि अब आप अपने फैमिली मेंबर से और फ्रेंड से जनरली इसी तरीके से कैजुअली बात कर रहे हैं, तो कोई इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट अगर कह लें तो वो वैलिड नहीं हो सकता है, राइट। अब इसमें भी एक केस लॉ है जो इसका नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ओके, एसेंशियल का नाम क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। केस लॉ का नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। इसमें केस ये हुआ था कि एक हस्बैंड थे और एक वाइफ थी। हस्बैंड और वाइफ के बीच में यह डिसाइड हुआ, अग्रीमेंट हुआ, ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ, राइट।
प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन था कि अच्छा है, हस्बैंड जो है वो बाहर जा रहे थे, कंट्री के बाहर जा रहे थे, उन्होंने वाइफ को बोला कि मैं अभी कंट्री के बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें और बच्चे की जो भी खर्चे हैं वो मैं देता रहूंगा हर मंथ, राइट। इस तरीके का बात उनके बीच में हुआ और वो जो है बाहर चले गए, और बाहर चले गए हस्बैंड साहब, और वो भूल गए कि उनको खर्चा जो है हर मंथ देना है, राइट। और उन्होंने वो खर्चा नहीं दिया। वाइफ गुस्सा गई, वाइफ फैमिली में बच्चों को जो हैंडल करना होता है उसके कारण उसमें प्रॉब्लम आया, और वाइफ चली गई कोर्ट में। कोर्ट में बताया उसने कि हमारे और हस्बैंड के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ था, अग्री किए थे कि वो मुझे पैसा देंगे, बट वो पैसा नहीं दे रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हस्बैंड जब बात कर रहा था वाइफ के साथ, तो वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, वो एक सोशल एग्रीमेंट में ही काउंट हुआ। और जो वाइफ है जिन्होंने केस किया था, शी लॉस्ट द केस बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल रिलेशन का इंटेंशन नहीं था। ये वाला केस लॉ जो है उसका मतलब ये है, राइट। तो ये सोशल अगर कोई अग्रीमेंट है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं। एक इंटेंशन होना चाहिए जिसके थ्रू दोनों पार्टीज लीगल ऑब्लिगेशन जो है एक क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। तीसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है, तीसरी जो बात है वो ये है कि फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, fulfillment of legal formalities, okay, fulfillment of legal formalities। अच्छा, ये हर जगह जरूरी नहीं है, राइट। ये हर जगह जरूरी नहीं है कि आपको एक कुछ लीगल फॉर्मेलिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर जगह लीगल फॉर्मेलिटीज, उस पेपर साइन करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास जाकर के वो जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, नोटरी के पास जाकर के नोटराइज करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी के पेपर पे लिखना होता है, हर जगह हर कॉन्ट्रैक्ट में वो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करना चाहते हैं और आपने लीगल फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास आपके फैमिली में किसी के पास कार है और कार का जो है एनुअल इंश्योरेंस जो है वो पे करना होता है, आप ये ध्यान रखिए वो इंश्योरेंस तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको नहीं देगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन इंश्योरेंस टू स्टार्ट। अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इंश्योरेंस में तो वो हुआ ही नहीं है, ये मान के चलिए। आप अगर कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जब आप करें तो वो जो व्हीकल इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके पास होना चाहिए, तभी आप मानिए कि आपका जो पेमेंट आपने किया है वो इंश्योरेंस अब एक्टिव हो गया और लागू हो गया है, राइट। और जैसे अब फ्लैट जब भी आप खरीदते हैं, आपके फैमिली में अगर किसी ने फ्लैट खरीदा है, आपने फ्लैट खरीदा है, या आपने देखा है किसी को फ्लैट खरीदते हुए, राइट, एक वर्ड आएगा उसमें कि यार फ्लैट को रजिस्ट्रेशन चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं, इतने ऊपर से इतना हमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना पड़ता है, पे करना पड़ा, पे करने के लिए गया, सारा का सारा फ्लैट बनता है, सब कुछ होते हैं, फाइनली रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं हुआ तब तक वो फ्लैट जो है आपका नहीं है। पहले आपने पैसा भी दे दिया है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज इन सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज मस्ट। तो ये समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे एक लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके और साइन करके जब तक नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सर्टेन टाइप इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये जो है लागू होता है, राइट। फोर्थ चीज जो है वो है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग
मतलब मीनिंग जो है ना उसका एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको मैंने, प्रोफेसर वेद ने आपको बोला कि मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मेरे कोर्स का फी इतना होगा, मैं आपको सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, दुनिया की सबसे अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, फीस मेरा इतना है। क्या सर्टेनिटी है इस मीनिंग में? कुछ सर्टेनिटी नहीं है। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। ये कंप्लीटली बोगस कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज इसमें कुछ क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपसे। सिमिलरली किसी ने दो कंपनीज के बीच में जो है, दो कंपनीज के बीच में डिसाइड हुआ है कि मैं आपको खूब सारे आपके जो ऑपरेशन में ऑयल्स लगते हैं, मैं आपको खूब सारे ऑयल्स दूंगा, लेकिन ये डिस्कस ही नहीं हुआ है कि क्या ऑयल सप्लाई करेंगे उस कंपनी को। ये समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब बताओ भैया एग्जैक्टली क्या सप्लाई करोगे, क्या दोगे, उसका कंसिडरेशन क्या है, ये भी बताओ। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। उल्टा हो जाए कि सर आप मुझे जो है जितना मेरे एग्जाम में है सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स आप मुझे अच्छे तरीके से पढ़ा दो और मैं पास हो जाऊंगा, उसके कंसिडरेशन में मैं आपको खूब सारे लेटेस्ट से की पेमेंट करूंगा। अगेन इट इज नॉट क्लियर, राइट? तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग आप समझ रहे हैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में कहां आता है कि ये वाला फोन आपको दूंगा, 5000 रुपीज आपसे लूंगा, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है। उस तरीके का सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एक कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जो फिफ्थ एलिमेंट है वो है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। possibility of performance। एक बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, एक बॉय ने गर्ल को प्रपोज किया, राइट? तो गर्ल ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करती हूं तुम्हारा प्रपोजल अगर तुम मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आओ। अब बॉय है, बॉय थोड़ा स्मार्ट भी है, तो बॉय ने कहा, एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, और अगर तुम कहो तो मैं थोड़ा सा चांद भी ले आऊंगा और थोड़े बादल भी ले आऊंगा। गर्लफ्रेंड ने कहा, ऑसम, ले आओ, एंड देन आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल एंड वी विल गेट मैरिड, राइट? फाइन। इस केस में क्या हुआ? बॉयफ्रेंड ने तो स्टाइल मारने के लिए कह तो दिया, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है क्या? नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है इसमें। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? पार्टी ने प्रपोज भी कर दिया, दूसरे पार्टी ने ऑफर भी ले लिया, सब कुछ हो गया, राइट? दोनों पार्टीज जो हैं, बाकी सब दो पार्टीज हैं इसमें, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन भी किया, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, ऐसा भी बोल दिया गर्लफ्रेंड ने, बिकॉज वो और भी मे बी प्रॉब्ली वो लॉ की स्टूडेंट थी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगी। और बॉयफ्रेंड ने भी बोला बिल्कुल, लीगल फॉर्मेलिटीज भी साइन कर ली उन्होंने, पेपर में लिख लिया कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे, मून, सम क्लाउड आई एम गोना ब्रिंग। और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग भी है उसमें, स्टार्स भी हैं उसमें, मून भी है, सर्टेन है मून क्या है, और उसमें बादल भी हैं,
सब कुछ है 1, 2, 3 and 4 all of those essential elements of a valid contract is there but there is no possibility of performance, right? दुनिया में अभी एक ही इंसान है जो कि जाके मून पे, एक या दो इंसान है जो मून पे जाके पैर रखा है, बाकी सब लोग धरती के थोड़ा ऊपर जाकर के वो घूम करके वापस आ जाते हैं। दूर दूर तक कुछ लोग गए हैं तो सोलर सिस्टम से बाहर भी नहीं गए हैं, वो जुपिटर और सैटर्न का चक्कर लगा करके वापस आ गए। मार्स पे कुछ रोवर होवर जरूर गया है। सोलर सिस्टम से आगे जाने की अभी तक बात हुई नहीं है और कुछ लोग गए भी होंगे तो वो हमारे अर्थ से कांटेक्ट नहीं है। तारे छोड़ के तारे तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। चंद्रमा को अगर धरती पे ले आया तो तबाही मच जाएगी और बादल को लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिकॉज बादल कुछ और नहीं है, वो तो एयर है। एनीवेज, सब मजाक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे आपके 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 10 में कवर्ड नहीं है। 6 एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में कवर्ड हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं। ये वाले एसेंशियल एलिमेंट्स में आप जो है पांचों को अपने हैंडराइटिंग में, अपने नोटबुक में लिखें और फर्स्ट टू पार्टीज और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन में 2 केस लॉज मैंने आपके साथ शेयर किए, उस केस लॉज को भी साथ में रखें और उसको याद रखें और कहीं पे भी क्वेश्चन आता है उसको मेंशन करना नहीं भूलें। फाइन, अभी हम बात करेंगे 6 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड इन सेक्शन 10। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो बात करता हूं।